नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी क्लास में आज अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित जितनी भी सामान्य जानकारी होगी उनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, अगर बात करते हैं अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र को, तो वैसे राजस्थान के अफवाह तंत्र को अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, सेकंड नंबर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, थर्ड नंबर ऐसी नदियां जो किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती हो, वह राजस्थान में ही किसी झील में मिल जाती हो या कहीं पर ही विलुप्त हो जाती हो, सूख जाती हो, वह नदियां अंतः प्रवाह नदियां। कौन सी नदियां कहलाती है? अंतः प्रवाह नदियां कहलाती है। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को अपन कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र, अंतः स्थलीय प्रवाह अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र किसे कहेंगे? ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, वह नदियां, वह जो तंत्र होगा क्या कहलाएगा? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाएगा। सेकंड, ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर तक लेके जाती है, वह नदियां कौन से तंत्र में आ जाएगी? अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाती है। ऐसी नदियां जो अपना जल न तो किसी महासागर में लेके जाती है, न ही किसी सागर में लेके जाती है, वह वहीं पर स्थानीय झीलों में या फिर कहीं भी रेत के धोरों में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, तो वह नदियां क्या कहलाती है? अंतः स्थानीय प्रवाह अफवाह तंत्र की नदियां कहलाती है। तो अगर बात करते हैं अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र में सर्वाधिक जो क्षेत्र है, तो वह कौन से अफवाह तंत्र का है? तो वह अंतःस्थलीय नदी अफवाह तंत्र का ही पाया जाता है। लगभग 60% उसका प्रभाव अपने राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। बारिश के दिनों में तो बहती है और बारिश के दिनों के बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? वहीं पर अपना जल जो होती है, नहीं तो किसी सागर में, किसी महासागर में या किसी भी नदी ताल में जाकर के छोड़ देती है, या कहीं कहीं पे वो कुछ दूरी पे बहती है, वहीं पर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो ऐसा 60% भूभाग अपने राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर? देखो आगे बढ़ते हैं अपन राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को सामान्यतः हम 3 भागों में बांट रहे हैं। बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र और अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। तो देखते हैं, बात करते हैं बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र जो अपने कितने परसेंट पाया जाता है? 23%। अरब सागर का अफवाह तंत्र पाया जाता है अपने 17% और अंतःस्थानीय प्रवाह का पाया जाता है कितना परसेंट है? 60% अफवाह तंत्र पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? देखो, चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़च, गंभीरी, कोठारी व खारी। ये जो नदियां है, कौन से अफवाह तंत्र की नदियां है? बंगाली खाड़ी की अफवाह तंत्र की क्या है? नदियां। बात करते हैं आगे अरब सागर का अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है? लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। ये नदियां किसमें जाती है? अपने अरब सागर के अफवाह तंत्र में आ जाती है। कौन कौन सी? लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास में। ये नदियां अपना जल कहां पे लेके जाती है? अरब सागर में जाकर के ले जाती है। अंतःस्थानीय अफवाह तंत्र लगभग 60% क्षेत्र इसका पाया जाता है। कौन कौन सी नदियां पाई जाती है? गग्गर, कांतली, कांकने, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़ व मेहता आदि नदियां इसके अंदर क्या है? सम्मिलित की गई है, जो अपना जल किसी भी जगह पर नहीं ले जाती है, सागर महासागर में नहीं ले जाती है, और राजस्थान के अंदर किसी नदी, किसी झील, किसी दूसरी नदी में या किसी झील के अंदर जाकर के वो क्या हो जाती है? मिल जाती है, या फिर बारिश के दिनों में बहती है और वहीं पर कुछ दूरी पे जाके रहने के बाद में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। वह नदी इसके अंतर्गत आएगी। देखो, अपन अगर बेसिन क्षेत्रफल की बात करते हैं
कि कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो कौन सी नदी का है, लूणी नदी का बेसिन जो है वो उसका क्षेत्रफल अपने राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 20% पाया जाता है। बनास नदी बेसिन का क्षेत्रफल पाया जाता है 14%, चंबल नदी का बेसिन का क्षेत्रफल पाया जाता है 19% पाया जाता है, माही नदी का बेसिन का क्षेत्रफल पाया जाता है कितना परसेंट पाया जाता है, 5%। तो देखो बेसिन के आधार पर सबसे जो बड़ी नदी का क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, लूणी नदी, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, चंबल नदी, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, बनास नदी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेसिन के आधार। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदियां, सर्वाधिक सतही जल वाली नदियां कौन कौन सी है, तो चंबल, बनास, माही, फिर लूणी। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी चंबल, सेकंड पे आ जाएगी बनास, थर्ड पे आ जाएगी माही, फोर्थ पे आ जाएगी कौन सी, लूणी। तो ये तो होती है सर्वाधिक सतही जल वाली नदियों का क्रम पूछे तो चंबल, बनास, माही, लूणी, ये नदियां मुख्य क्या है, सर्वाधिक सतही जल वाली नदियां। सर्वाधिक अपवास क्षेत्र वाली नदियां, अपवास क्षेत्र किसे कहते हैं कि किस किस क्षेत्र से नदी का जल बह के आ रहा है। तो सर्वाधिक अपवास क्षेत्र वाली नदियां, मुख्य नदी का जो अपवास क्षेत्र है उसमें बात करते हैं, तो चंबल फर्स्ट पे आ जाएगी, लूणी, बनास, माही। फिर बात करते हैं सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र, सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र जो इसका कंपार्टमेंट एरिया है वो एरिया कितनी दूरी से पानी वहां उस नदी तक आ रहा है। तो सर्वाधिक दूरी की नदियों में दूरी का पानी जो आता है वो आता है बनास नदी में। तो फर्स्ट पे आ जाएगा बनास, सेकंड पे लूणी, थर्ड पे चंबल और फोर्थ पे कौन सी हो जाएगी, माही हो जाएगी। तो सतही जल वाली नदियां चंबल, बनास, माही, लूणी, इसका क्रम है। अपवास क्षेत्र वाली नदियां सर्वाधिक अपवास क्षेत्र वाली चंबल, लूणी, बनास व माही। अब इसमें देखो सतही जल वाली नदियों में चंबल फर्स्ट पे, इसमें भी चंबल है, यहाँ पर लूणी सेकंड पे है, तो इधर तो फोर्थ नंबर पे कौन सी है, लूणी है, ध्यान रखना इस चीज का। बनास थर्ड नंबर पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और माही जो है फोर्थ नंबर पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। ठीक है, सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियों में बात करते हैं तो बनास फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, सेकंड नंबर पे लूणी आ जाएगी, फिर चंबल आ जाएगी, फिर कौन सी आ जाएगी, माही नदी आ जाएगी। देखो बात करते हैं अपन पहले बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में। फर्स्ट जो बात करेंगे चंबल नदी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चंबल नदी की बात करते हैं। देखो चंबल नदी जो है ये राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। वैसे माही नदी भी है, कौन सी है, माही नदी भी। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है ये। इस नदी को चंद्रमती, कामधेनु, नित्यवाही नदी भी कहा जाता है। चंद्रवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी भी कहा जाता है। चंद्रवती नदी इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस नदी के किनारे चमड़े गलाने का काम होता था। किसका काम होता था, चमड़े गलाने का काम होता था। चमड़ा उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ था, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, चंद्रवती नदी भी कहा जाता है। क्लियर। देखो बात करते हैं चंबल नदी की। देखो चंबल नदी जो है वह जो इसका उद्गम होता है वह उद्गम होता है जनापाव की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, महू नामक जो क्षेत्र है, इंदौर जिला है, इंदौर जिला है, इंदौर जिले के महू में जनापाव की एक पहाड़ी है। उस जनापाव की पहाड़ी पे एक चोटी है, सिंगर चोरी चोटी। कौन चोटी है, सिंगर चोरी चोटी है। उस चोटी से इस नदी का उद्गम होता है। जैसे इस नदी का उद्गम होता है तो उद्गम स्थान से उत्तर की ओर बहने लगती है। किधर की ओर बहने लगती है, उत्तर की ओर बहने लगती है। वो 346 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। कितने किलोमीटर है, 346 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। मतलब सिंगर चोरी शिखर जनापाव पहाड़ी से लेकर के मंदसौर जिले तक, कौन जिले तक है, मंदसौर जिले तक ये कितने किलोमीटर बहती है, 346 किलोमीटर बहती है। और मंदसौर जिले के बाद में ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में कहां से प्रवेश करती है, ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है 84गढ़ से। कहां से प्रवेश करती है, 84गढ़ से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में ये कोटा, बूंदी,
सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और धौलपुर के बाद में कहाँ पे चली जाती है, यूपी में चली जाती है। और यूपी के अंदर जाकर के इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में जाकर क्या जाती है, मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। देखो आप इस बात करते हैं एक बार, चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी महू इंदौर के एक पहाड़ी भूभाग के अंदर सिंगर चोरी सीकर है। इस सीकर से इस नदी का उद्गम होता है और जैसे उद्गम होता है ये उत्तर की ओर बहने लगती है। उत्तर की ओर 346 किलोमीटर बहती है और मंदसौर तक ये बहती है। मंदसौर के बाद में ये जो नदी है चित्तौड़गढ़ बेसरोड जो अपना 84 गढ़ है, उस 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ तक ये 225 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है, 225 किलोमीटर बहती है। और यहाँ से बहने के बाद में यह राजस्थान, एमपी और यूपी की सीमा बनाती है। यूपी और एमपी के साथ में क्या बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करने के बाद में यह आगे इटावा से में मिलने से पहले 32 किलोमीटर तक बहती है। और 32 किलोमीटर बहने के बाद में जाकर कौन सी में मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ये लेना तक इस नदी के किनारे केवल एक शहर बसा हुआ है। इस नदी के किनारे केवल एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोटा शहर। एकमात्र शहर बसा हुआ चंबल नदी किनारे, जो भी कौन सा है, कोटा शहर बसा हुआ। और कोई सी बड़ा शहर इस नदी किनारे, बड़ा शहर इस नदी किनारे नहीं बसा हुआ कोटा शहर के अलावा। आगे बात करते हैं, इस नदी के ऊपर मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। उनका क्रम भी पूछा जाता है और उसके बाद में कौन सा बांध कहाँ पे स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो देखो इस नदी के ऊपर सबसे पहला जो बांध बना हुआ है वो बंधा हुआ है मध्य प्रदेश में और उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध है, जो कहाँ पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में मंदसौर में बंधा हुआ है। जैसे ही नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर एक दूसरे नंबर का बांध बना हुआ जिसे कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ से गढ़ के बाद में नदी कोटा के अंदर प्रवेश करती है। कोटा के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है। और जवाहर सागर बांध के आगे एक पिकअप बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोटा बैराज। कौन सा है, कोटा बैराज। तो कोटा के अंदर कितने बांध हो गए, 2, जवाहर सागर, कोटा बैराज। चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया एक राणा प्रताप सागर और एक हो गया मध्य प्रदेश, इसका नाम क्या है, गांधी सागर बांध। 84 गढ़ से थोड़ा सा आगे जाते ही एक स्थान है बेसरोडगढ़। और इसी बेसरोडगढ़ के अंदर इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है जिसे कहते हैं चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जल। देखो जलप्रपात अलग होता है और अगर अपन बात करते हैं झरना वो अलग होता है। देखो जलप्रपात जो होता है वो तो इस प्रकार से जब नदी ऊंचे स्थान से नीचे गिरती है तो 90 डिग्री कोण पे गिरती है, इस प्रकार से गिरती है। तो ये तो कहलाएगा क्या, जलप्रपात। और जब वो पानी एक ढलान के आधार पर नीचे बह रहा है इस प्रकार से तो वह कहलाएगा क्या, झरना। वो क्या कहलाएगा, झरना कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, झरना अलग है और जलप्रपात है अलग, एक ही मत समझ लेना दोनों। क्लियर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसकी। तो ये जो नदी है, इस नदी की जो कुल लंबाई है वैसे 965 किलोमीटर दे रखी है, कहीं कहीं पर 1051 किलोमीटर भी इसकी क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। कुल लंबाई की बात करते हैं, कितने राज्य में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। तो कितने राज्यों में इसका अपवा तंत्र, 3 राज्यों में इसका अपवा तंत्र है। क्लियर। अब बात करते हैं अपन इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो देखो इसकी सहायक नदियां मेज नदी, पार्वती नदी, निवाह नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, परवन नदी, बनास नदी, ब्राह्मणी नदी, मेज नदी, मांगली नदी,
शीप नदी, चांकन नदी, गुंजाली नदी। ये मुख्य रूप से इसकी क्या है, सहायक नदियां है। अब देखो इसमें से जो मुख्य सहायक नदियां हैं कौन सी तो बाएं ओर से मिलती है और कौन सी दाएं ओर से मिलती है। तो बाएं ओर से मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियों में है बामनी, बनास, कुराल, मेज। बामनी, बनास, कुराल व मेज जो नदियां हैं ये इसके कहां से मिलती है, बाएं ओर से मिलती है। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में काली सिंध, परवन, पार्वती। काली सिंध, परवन व पार्वती। बाएं ओर से मिलने वाली नदियां, दाएं ओर से मिलने वाली नदियां। तो बाएं ओर से तो मिलती है बामनी, बनास, कुराल, मेज, और दाहिनी ओर से जो मिलती है काली सिंध, परवन व पार्वती। ये नदियां मुख्य रूप से इसके अंदर करके मिलती है। तो समझ में आएगा आपको चंबल नदी का। चंबल नदी का ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस स्थान याद रखना है। मंदसौर जिला, सॉरी इंदौर जिला, महू, मध्य प्रदेश, जाना पाओगी पहाड़ी। चोटी का नाम है सिंगर चौरी सीकर, 346 किलोमीटर बहती है। 346 किलोमीटर बहने के बाद में कहां पे चल जाती है, चित्तौड़गढ़। 84गढ़ से प्रवेश करती है, 84गढ़ से थोड़ा आगे जाता है, बेसुरगढ़ आता है जहाँ पे चूल्हे जलप्रपात है। इसका कोटा, बूंदी, मधुपुर, करौली, धौलपुर बहती हुई यूपी में चल जाती है। यूपी के बाद में कहां मिल जाती है, यमुना में, इटावा नाम के स्थान में जाकर के मिल जाती है। 4 बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में बंधा हुआ गंधसागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा एक याद रखना है कि इस नदी के किनारे जो एकमात्र शहर बसा हुआ है, बड़ा शहर बसा हुआ, कौन सा बसा हुआ है, कोटा शहर बसा हुआ है। उधर एक बार से फिर आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। आगे बात करते हैं अपन चंबल नदी की सहायक नदी के बारे में। तो पहले बात करते हैं अपन काली सिंध नदी। कौन सी नदी, काली सिंध नदी। देखो काली सिंध नदी की बात करते हैं तो काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है, यह उद्गम होता है बागली की जो पहाड़ियां है, देवास नामक जो स्थान है एमपी में। बागली की जो पहाड़ियां है, देवास नामक स्थान है मध्य प्रदेश में। यहाँ से उसका उद्गम होता है। यहाँ से इसका उद्गम होने के बाद में 133 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। कितने किलोमीटर बहती है, 133 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में यह झालावाड़ के बिंदा गांव नामक स्थान से यह राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। कौन से गांव से, झालावाड़ के बिंदा गांव नामक स्थान से कहां से प्रवेश करती है, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में कोटा व बारा बहने के बाद में किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और जिस जगह पर जाकर चंबल नदी में मिलती है वह नौनेरा गांव है बारा के अंदर, वहां पे जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। देखो इस नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 278 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 145 किलोमीटर कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। और 133 किलोमीटर कहाँ पे बहती है, एमपी में बहती है। क्लियर। इस नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है वो है बारा व झालावाड़। कौन सा है, बारा व झालावाड़ जो शहर बसे हुए कौन सी नदी किनारे बसे हुए, काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए। सेकंड नंबर की बात करते हैं पार्वती नदी। कौन सी नदी, पार्वती नदी। देखो पार्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वह सीहोर जिला मध्य प्रदेश के विंध्याचल जो पर्वतमाला है, विंध्य जो पर्वतमाला वहां से इसका उद्गम है। यहाँ से ये बारा के छतरपुरा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा सवाई माधोपुर में बहती हुई, सवाई माधोपुर में एक गांव है पलिया गांव, उस पलिया गांव में जाकर कौन सी नदी मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। बात करते हैं इसकी जो सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है। एक तो बरनी, अंधेरी, रेत्री, लस्सी, विलास, दुबराज, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। थर्ड नंबर नदी की बात करते हैं मेज नदी। जो मेज नदी का जो उद्गम स्थान है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। कहां से है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इसका उद्गम स्थान है। बूंदी कोटा बहती हुई, कोटा में बैंसलाना नामक स्थान है, वहां पर जाकर के कौन सी नदी मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। मांडलगढ़
भीलवाड़ा से उद्गम स्थान है। बूंदी, कोटा बहती हुई कोटा में बेसलान नामक स्थान है, वहां पे जाके किस नदी मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां है वो है बजल, कुरान, मांगली मेज। बजल, कुरान, मंगली मेज इसकी क्या है, सहायक नदियां है। तो देखो काली सिंध का उद्गम स्थान बागली की पहाड़ी, देवास मध्य प्रदेश, 133 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। कोटा 12 बहती हुई 12 में नौनरा नामक स्थान में कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी मिल जाती है। बिंदक गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना। पार्वती नदी विंध्याचल की जो पर्वतमाला है, गिरिरोह जिला एमपी है, वहां से निकलती है। चित्रपुरा गांव 12 से प्रवेश करती है राजस्थान में। कोटा में बहते हुए स्वयं माधोपुर में पलिया गांव है, उस पलिया गांव में जाकर कौन सी नदी मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। मेज नदी है, माडल भीलवाड़ा से निकलती है और कोटा में बेसलान नामक स्थान है, उस बेसलान नामक स्थान में जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। उतारो एक बार इसे, फिर आगे बाकी नदियों की बात करते हैं। आगे बात करते हैं चंबल की जो सहायक नदी और कौन कौन सी है, उसमें बात करते हैं अपन परवन नदी। कौन सी नदी, परवन नदी की बात करते हैं तो ये काली सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, काली सिंध नदी की सहायक नदी है। काली सिंध किसकी सहायक है, पर चंबल नदी की सहायक नदी है। देखो परवन जो नदी है इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से है और जो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, खरीबोर नामक जो गांव है वहां से झालावाड़ में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद में ये 12 कोटा में बहती है। कोटा के अंदर एक गांव है पलायता गांव, इस पलायता गांव में जाकर किसमें मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है। देखो इसकी जो सहायक नदियां वो है निवाज, धार व चापी। परवन नदी की सहायक नदियां है निवाज, धार व चापी, इसकी क्या है, सहायक नदियां है। मध्य प्रदेश से उद्गम, झालावाड़ी खरीबोर से इसका क्या है, प्रवेश। 12 कोटा में बहती है। कोटा के अंदर पलायता गांव है, इस पलायता गांव में जाकर किसमें मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। आगे बात करते हैं आलनिया नदी या अरनिया नदी। उद्गम स्थान है मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा से है और ये नदी जो है कोटा के अंदर नोटाना जो गांव है वहीं पर चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। किसके नाम सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। कोटा से उद्गम होता है, कोटा में है नोटाना गांव है, वहां पर जाकर कौन सी नदी मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। कुराल नदी उद्गम ऊपर मालका पठार चित्तौड़गढ़ से है और बूंदी में जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। बामनी नदी उद्गम हरिपुरा की पहाड़ी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चित्तौड़गढ़ में बेसौड़गढ़ नामक जो स्थान है वहां पे किसमें जाकर मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। लगभग अपन ने 7 जो सहायक नदियां चंबल की उसके बात कर ली। काली सिंध की बात कर ली अपन ने, पार्वती की बात कर ली, परवन की बात कर ली, आलने की बात कर ली अपन ने, कुराल की बात कर ली, बामनी की बात कर ली। ये इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अलग से बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी की बात करेंगे, जिसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उतारो एक बार इसे।